क्वेश्चन हमारा 26 है, ये पास पेपर के सवाल है। अकाउंटेंट ऑफ लेयर क्लब वाज टर्मिनेटेड ऑन अकाउंट ऑफ चार्जेस ऑफ फ्रॉड on 31st December 2016 and Mr. Imad has been appointed in his place. लेयर क्लब का जो अकाउंटेंट था, पता चला कि उसने कोई फ्रॉड किया है, उसकी जगह इमाद को अपॉइंट किया गया। इमाद हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द दिसंबर 2016. क्लब हैज 3300 members and membership fee is 10,000 per annum. क्लब के 3300 मेंबर हैं और हर मेंबर कितनी फीस दे रहा है 10,000। और ये इंफॉर्मेशन किसकी है 2016 की। ये काम आपने करवाना है, मैंने आपसे ही एडजस्टमेंट पहली पढ़ के, क्योंकि पहली एडजस्टमेंट से हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितनी है। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकम अ मेंबर। कहते जिस क्वार्टर में ही वो आएगा उसी दिन पैसे देगा, फर्स्ट डे ऑफ दैट क्वार्टर। मतलब वो जनवरी फरवरी मार्च है ना, तो इन तीनों क्वार्टर में जब भी आएगा वो 1 जनवरी कंसीडर होगा, और अगर अगले क्वार्टर में आएगा तो 1 अप्रैल कंसीडर होगा, अगले क्वार्टर में आएगा तो 1 जुलाई कंसीडर होगा। मतलब उस क्वार्टर में जब भी आएगा कि कौन सा समझा जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ दैट क्वार्टर। द फी रिसीव्ड ईच क्वार्टर वाज एज फॉलो। कहता है पहले क्वार्टर में 99,100,000 हमें मिले हैं पैसे, और मैं तो ये भी बता सकता हूं कितने मेंबर आए हैं। मतलब कैसे 10,000 तो एक मेंबर ने पैसा देना है, और 9900 को अगर मैं 10,000 पे डिवाइड कर दूं 99,100,000 को, तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कितने मेंबर फर्स्ट क्वार्टर में आए हैं। दूसरे क्वार्टर में कितने मेंबर आए हैं 8,250 टोटल पैसे मिले, और अगर हम डिवाइड करते 10,000 पर तो हमें यह पता चल जाएगा कि कितने मेंबर टोटल आए। फिर थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में, अब ये पता है फर्स्ट क्वार्टर के पैसे कब मिले होंगे आपको 1 जनवरी को, सेकेंड क्वार्टर के 1 अप्रैल को, थर्ड क्वार्टर के 1 जुलाई को, और फोर्थ क्वार्टर के 1 अक्टूबर को। अगर आप इसको टोटल करो ना, तो आपकी जो अमाउंट बनेगी ना वो बनेगी 3300, बल्कि 33 मिलियन। भला मुझे कैसे पता चला? टोटल मेंबर कितने हैं 3300, एक मेंबर की फीस कितनी है 10,000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो दो अलग अलग रहे हैं, बस अमाउंट तो इतनी होनी है ना उनकी। अच्छा, ये जो पैसे उसको आपको मिल गए 33 मिलियन, ये इनकम है या रिसीव्ड है? रिसीव तो है, डन, क्योंकि इतने पैसे आपको मिले। जो बंदा 1 जनवरी को आ रहा है मेंबर बन रहा है, इसका मतलब है वो पूरा साल हमारा मेंबर रहा, सारी की सारी पैसे इसके इनकम में जाएंगे। जो मेंबर आया हमारे पास सेकंड क्वार्टर में, इसके तो 9 महीनों की इनकम बनी, उसने साल के पैसे देने हैं ना, जो आए 1 अप्रैल को है। अब 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो वो हमारा मेंबर कंसीडर हुआ, और अगले साल उसने 3 महीने के पैसे भी दे दिए। एक बंदा जून में आया, उसने साल के पैसे दिए, तो जुलाई में तो 6 महीने इनकम में चले गए और 6 महीने प्रीपेड में चले गए। फिर जो लास्ट क्वार्टर में मेंबर आएंगे वो 3 महीने किधर जाएंगे इनकम में, और 9 महीने चले जाएंगे। ये बात समझ लगी? नीचे लिखा हुआ है लास्ट ईयर द फी वाज 9,000। इस साल फीस कितनी है 10,000। पिछले साल कितनी थी 9,000। However, number of members was the same. इस एक चीज ने आपकी जिंदगी बहुत आसान कर दी। पिछले साल भी इतने मेंबर थे, इस साल भी इतने मेंबर है। इसका मतलब है अगर इन क्वार्टर में उसने ज्वाइनिंग दी है तो पिछले साल भी तो एडवांस का चक्कर होगा। फिर पिछले साल भी यही लोग थे, उन्होंने पिछले साल भी एक साल के 9,000 के हिसाब से पैसे दिए, और इस साल कैसे के हिसाब से पैसे दिए 10,000 के हिसाब से। अगर हम लेजर बनाएंगे तो इसके कई तरीके हैं। एक, एडवांस फाइंड कर सकते हो इस साल का, कैसे भला? फर्स्ट क्वार्टर वाले कैसे करेंगे सैफ, जरा करवाओ मुझे। फर्स्ट क्वार्टर का 99,100,000 आपको मिला है, इसमें एडवांस बस बता दो, एडवांस कितना है?
है ही नहीं, एडवांस पूछ रहा हूं। फर्स्ट क्वार्टर का 1 जनवरी को मिला, ठीक है, और साल के पैसे मिले थे तो सारे के सारे हमारे हुए। सेकंड क्वार्टर में कितने पैसे मिले? 8250 000। कितना एडवांस हुआ इसमें? मल्टीप्लाइड बाय 3/12 कितना? 20625। अच्छा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, आपने उस साइड पर आना है। मेन थर्ड क्वार्टर एक तरीका मैं बताऊंगा, बाकी सब आपसे पूछूंगा। थर्ड क्वार्टर, हाँ जी, थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ? 5500,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 2750000 2750000। फोर्थ क्वार्टर कितनी अमाउंट है? 9350 9350000 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 कितना? 70125। अब जरा फोकस करना सवालों के ऊपर, हमने काफी चीजों साइड के जाना है। ये मेरे पास जो अमाउंट आई है ये इस साल रिसीव की थी, लेकिन रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर थी, क्योंकि जो जनवरी में मिले तो वो तो मैंने एडवांस, उसमें कुछ भी नहीं था। जो अप्रैल में मिले उसमें 3 महीने का एडवांस था। जो 1 जुलाई को मिले उसमें 6 महीने का एडवांस था। जो 1 अक्टूबर को मिले उसमें 9 महीने का एडवांस था। और ये सिस्टम पिछले साल भी था। इसका मतलब पिछले साल का जो एडवांस होगा वो ब्रॉड ऑन होगा। पिछले साल नंबर ऑफ मेंबर सेम थे, अमाउंट 9000 10,000 की बजाय 9000 थी। तो हम यही सारा सिस्टम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि इन अमाउंट को 10,000 पे डिवाइड कर दें और 9000 से मल्टीप्लाई कर दे तो पिछले साल का ब्रॉड ऑन भी आ जाए। तो बताएं जरा, ये मुझे अमाउंट तो टोटल बताएं। 11825 ये मेरा एडवांस का ब्रॉड ऑन है, कैरिड ऑन है? कैरिड ऑन है। इसका मतलब हर क्वार्टर में भी सेम नंबर? नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे इस क्वार्टर में इन लोगों ने ज्वाइनिंग दी थी। अब वो जैसे ज्वाइनिंग देते हैं उसमें सालाना पैसे दे देते हैं हर अपने क्वार्टर के शुरू में। लास्ट ईयर भी उस क्वार्टर में उतने ही लोग? उसने कहा है ये देखिए, however number of the members was the same। लास्ट ईयर में बस फीस 9000 थी। ओके होगी बात? सॉरी, अभी तो मैंने बताया नहीं, पहली दफा भी नहीं बताया। हाँ, अभी तो कैरिड ऑन निकाला, बताने लगा। ये मेरे पास आ गया कैरिड ऑन। ये 10,000 के हिसाब से कैरिड ऑन आया और मैं चाहता हूं मेरे पास 9,000 के हिसाब से आ जाए। तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 11825 को 000 को किस पे डिवाइड कर दूं? 10,000 पे डिवाइड कर दूंगा और 9,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे पास एक अमाउंट आ जाएगी कितनी? 10642। पिछले साल इतना ब्रॉड ऑन था, अब मेरे पास ब्रॉड ऑन भी आ गया, कैरिड ऑन भी आ गया और रिसीव भी है। तो जो बच जाएगा वो क्या होगा? इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम। ये तो मैंने बताया। अभी तो आपके पास नंबर ऑफ मेथड्स मैंने आपके अप्लाई करवाने हैं। जरा चेक करें, लेजर बनाने लगा हूं सब्सक्रिप्शन का। हाँ जी, ब्रॉड ऑन बताएं कितना है? एडवांस का ब्रॉड ऑन किस साइड पर आएगा? 1064225 और कैरिड ऑन कितना है? 11825। कैश कितना है? सबको प्लस करके बता दो।
33 मिलियन। क्लोज करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना? 318175। ये तो बात एक मैंने कहानी सिखाई यार, ये उनको वो इसी तो सलाह दे, उन्होंने कहा यार हबस हो जाती है तो सैफ को नींद आ रही है, जाओ, तो वो ऐसे सामने वाला चला दिमाग एक्टिव नहीं हो रहा, दिमाग उसको एक्टिवेट करना है। अब आपकी बारी। ये तो हो गया, इस तरीके से तो बुक में भी किया हुआ है। मैं चाहता हूं, मेरे पास डायरेक्ट इनकम आने का कोई चांस था? ये जो 318,175,00 आपने फाइंड किया है, बताएं इनकम ये डायरेक्ट कैसे आ सकती थी? अब जरा सुनिएगा, ये जो 99,100,000 है ये सारी इस साल की इनकम है। ओके, जो 8250 है इसमें 9 मंथ की इनकम है, ऐसा ही है ना? 3 महीने का एडवांस है, 9 मंथ की इनकम है। फिर उसके बाद जो 55,100,000 है इसमें 6 महीने की इनकम है, 6 महीने का एडवांस है। फिर जो नीचे 9350 है 3 महीने की इनकम है, 9 महीने का एडवांस है। अगर मैं सबको प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 318 नहीं आएगा। भला क्यों नहीं आएगा, ये कौन बताएगा? पिछले साल का जो एडवांस दिया था इस साल वाला, वो भी तो इस साल इनकम बन जाएगा, वो भी तो इस साल इनकम बन जाएगा। तो मेरा पिछले साल वाला जो एडवांस होगा, जो इस साल मेरी इनकम बनेगा, उसको भी मैंने देखना है। इसलिए लेजर एक शॉर्टकट तरीका था। लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो सुबह किया था उसमें हमने लेजर क्यों नहीं बनाया था? हमें क्वेश्चन लंबा हो जाना था। इस क्वेश्चन में हमने लेजर पे क्यों आए? क्योंकि अगर हम लेजर के बगैर जाते तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, हो तो जाना था। क्या करते? सबको 10-10 हजार पे डिवाइड करके नंबर ऑफ मेंबर आ जाते और उनको 9,000 से मल्टीप्लाई कर देते तो पिछले साल का डाटा आ जाता। बिल्कुल सेम काम उसके ऊपर कर देते तो उसका एडवांस भी आ जाता और उस साल की इनकम भी आ जाती। जो पिछले साल का एडवांस होता वो इस साल की इनकम होती, और जो इस साल की इनकम है उन दोनों को प्लस करते तो वो आंसर आता है 318,175,00। बट हमें ना लायबिलिटीज भी चाहिए होती हैं। ओपनिंग फंड फाइंड करने के लिए ओपनिंग लायबिलिटी चाहिए होती है, क्लोजिंग फंड फाइंड करने के लिए क्लोजिंग लायबिलिटी चाहिए होती है। दोनों आ गए हमारे पास, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन भी तो बनानी होती है ना, उसके लिए हमें एसेट्स और लायबिलिटीज के ब्रॉड ऑन और कैरी डाउन की जरूरत पड़ती है। सब्सक्रिप्शन का लेजर बन गया। अब मैं आपको बताने लगा हूं ये किधर किधर जाएगा। नंबर 1, ये अमाउंट कहां जाएगी? इनकम के अंदर। अगर मैं आपसे कैरी डाउन पूछूं तो कहां जाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटी के अंदर। अगर मैं ब्रॉड ऑन पूछूंगा तो ओपनिंग फंड फाइंड करने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। और अगर मैं कैश पूछूंगा तो ये किधर जाएगा? कैश बुक में जाएगा। किस में जाएगा? कैश बुक में जाएगा। डन। आगे चलते हैं। इसमें फ्रॉड हुआ है, पता है ना, और इस फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना है हमने। आगे चलते हैं। हमने जैसे ही कैश बुक देखी तो लिखा हुआ है मेंबरशिप रिसीव्ड डायरेक्टली इन द बैंक अकाउंट। आनी कितनी चाहिए थी? 33 मिलियन। लेकिन बैंक में कितनी आई? 198,100,000। इसका मतलब है बाकी कैश में आनी चाहिए। चलो देखते हैं, क्योंकि ये क्या बताया हुआ है, बैंक अकाउंट का समरी है। ब्रॉड ऑन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहां एक हमने नई चीज सीखनी है। रिटर्न ऑफ अमाउंट रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, disposal of fixed assets, insurance, rent and rates, utilities, free hold land purchased, cash withdrawal। ये कैश विथड्रॉल ड्राइंग्स नहीं है, वैसे तो ड्राइंग इसमें होती नहीं है, और वैसे भी ये ड्राइंग जो लिख कर आएगा उसको तो वैसे ही कत्ल जायज हो जाएगा। क्या हुआ? सॉरी, तो फ्रॉड में ड्राइंग्स तो फिर भी नहीं होती ना, ऑनर नहीं होता ना इसमें कोई, तो फ्रॉडी वो तो ऑनर थोड़ी था।
पेमेंट टू क्रेडिटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एक्सरसाइज इक्विपमेंट, और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब आए जरा यहां से, अमाउंट पेड फ्रॉम पैटी कैश, आपने सैलरीज पैटी कैश से पे की और सन्ड्री एक्सपेंसेस पे की। द क्लब हैज अ टक शॉप विच अर्न प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल, क्या निशानी है, सीपीएस लगना है कहीं ना कहीं। ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश ड्यूरिंग द ईयर, स्टॉक कॉस्टिंग 500,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 5 लाख का स्टॉक आपका चल गया। Opening WDV of the fixed asset 28 million, exercise equipment was purchased on 1st October, fixed assets having WDV 800 was disposed, fixed assets are depreciated 20% under the opening and closing cash balance is 300,000 or 25,000. The following balance have been extracted: creditor, prepaid rent, stock tuck shop। कहता है डिटरमिन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड बाय द क्लब ड्यू टू फ्रॉड, और स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी फ्रॉड फाइंड करना हो लिख लो मोस्टली, लिखा है मोस्टली, नॉट 100%, कैश बुक से मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वो फ्रॉड कहां से कर सकता है, फिजिकल कैश ले जाएगा। बैंक का रिकॉर्ड होता है और बैंक में बहुत कम फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो गेम शुरू करें फिर। क्रेडिटर का लेजर बनाकर क्या मिलेगा, परचेजेस डन। स्टॉक का लेजर बनाकर क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल। उसके ऊपर मैं सीपीएस लगा दूंगा तो क्या मिलेगा, सेल, और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मतलब टक शॉप मेरा ओके हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बन गया। क्रेडिटर का लेजर बनाकर क्या आएगा, देखिए ऐसे ही सवाल पढ़ के पूरा दिमाग में सॉल्यूशन आ जाए तो समझो आप आ गए हो अकाउंटिंग के अंदर। सवाल खत्म हो, पूरा सॉल्यूशन आपके दिमाग में एक अरेंज हो चुका हो कि भाई इस पहले महीने ये करना है, फिर ये करना है, मैं सब्सक्रिप्शन का लेजर भी बन रहा है यहां से, वो तो बना लिया हमने, सब्सक्रिप्शन का लेजर बन चुका है, प्रीपेड रेंट का लेजर बनेगा, क्रेडिटर का लेजर बनेगा, स्टॉक टक शॉप का लेजर बना लो या वैसे डायरेक्ट लिख लो, कॉस्ट ऑफ सेल आपकी अपनी मर्जी है। तो बनाया जरा सबसे क्रेडिटर का लेजर, वर्किंग नंबर 1 करते हैं। वर्किंग नंबर 1 क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं, साथ सबने साथ बनाना है ताकि कोई गलती हो तो किसी एक बंदे को पता चल जाए, ऐसे गलती हो सकती है। ब्रॉडऑन कितना है क्रेडिटर का, 2500,000। कैरिड ऑन कितना है, कितना, 333 333 या 333। क्वेश्चन के अंदर जाए, आपको पेमेंट टू क्रेडिटर भी गिवन होगा, ढूंढे सर अपने अपनी बुक के अंदर, अपनी अपनी बुक के अंदर ढूंढे, पेमेंट टू क्रेडिटर मिलेगा, किस नाम से आएगा, 181 55 181 55 000। इसको कर देंगे हम क्लोज, आपके पास आ जाएगी परचेज। कितनी आ गई परचेज, 18985 क्रेडिटर का लेजर बन गया। अब जल्दी से स्टॉक का लेजर बनाओ और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो, सब लोग स्टॉक का लेजर बनाओ और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो। स्टॉक का लेजर बनाओ और कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करो। कितनी आ गई, उसमें शॉर्टेज भी लिखनी है। वर्किंग नंबर 2
आपके पास ब्रॉड ऑन कितना है स्टॉक का? स्टॉक का लेजर पता है ना, इधर ब्रॉड ऑन आता है, इधर कैरिड ऑन आता है, इधर कॉस्ट ऑफ सेल आता है, और इधर ब्रॉड ऑन कितना है स्टॉक का? 2300,000। परचेज हमने फाइंड कर ली 1898,500,000। उसके बाद शॉर्टेज कितनी है जो स्टॉक डैमेज हो गया? 5 लाख। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस अगर फिजिकली बेस पे आपका स्टॉक हो ना अकाउंट, तो क्लोजिंग स्टॉक में से शॉर्टेज माइनस हो चुकी होती है, और अगर तो वो इनवाइस बेस पे हो तो फिर शॉर्टेज माइनस नहीं हुई, फिर हम माइनस करके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। दोबारा सुने, आपका 5 लाख का स्टॉक डैमेज हो गया है ना, मतलब जीरो वैल्यू हो गई। देखिएगा जरा कि आपको वो कहता है कि 5 लाख का स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब इसको एनआरवी भी लिखना है, तो इसकी एनआरवी क्या होगी? 0। अब लिख तो लिया हमने, क्या ये अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर रहना चाहिए या नहीं? स्टॉक तो खत्म कर दिया हमने, स्टॉक को तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब होता ये है, अक्सर आप देखो जो अगर तो साइलेंट है तो आपकी assumption होगी, अगर साइलेंट है तो आपकी assumption होगी कि भाई जो कैरिड ऑन गिवन है उसमें से पहले 5 लाख माइनस हो चुका है, और अगर माइनस नहीं हुआ तो मतलब इनवाइस बेस पे वो कर रहा है कि उसने रजिस्टर पे पूरा लिखा हुआ था, फिजिकली चेक किया तो 5 लाख का स्टॉक कम नजर आ रहा है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करके लिखेगा। तो कितना लिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास? 25 लाख। तो 25 लाख में से 5 लाख माइनस करते, कितनी अमाउंट आ गई? 2 मिलियन। ठीक होगी बात। और अगर उसने फिजिकली बेस पे पहले लिखा हुआ है तो फिर यहां पर पूरा 2500,000 आएगा, फिर 5 लाख माइनस नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक में तो पड़ा हुआ है ना, निकाल दिया तो फिर क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक से निकाल दिया है तो फिर तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं होना चाहिए ना, तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक से माइनस किया है। क्रेडिट 2 दफा नहीं हो रहा। अगर देख, मुझे खुद बताएं, हमने अभी उसकी कोई एंट्री पास नहीं की हुई, राइट? हमारे हिसाब से स्टॉक 25 लाख का पड़ा हुआ है। अब मैं अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पास करूंगा तो मेरी एंट्री यही पास हो जाएगी ना, नॉर्मल लॉस वापस इन्वेंट्री क्रेडिट, तो मेरा अब नॉर्मल लॉस इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक पूरा पूरा 25 लाख रहना चाहिए? फिर अब यहां से निकल के वो खराब हो गया है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ था, वो हमने वहां से निकाल दिया और उसको लॉस में लिख दिया। ठीक होगी बात। और अगर आपके पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो पहले ही फिजिकली से काउंट होके आया हुआ है, परपेचुअल सिस्टम या कोई इस तरह से है, तो फिर हमने इसको नहीं छेड़ेंगे। फिर हम कहेंगे कि पहले स्टॉक हमारा सही वैल्यू पे लिखा हुआ है, सिर्फ हम अपना 5 लाख लिख देंगे। ठीक होगी बात। इनवॉइस बेस पे इस वजह से क्लोज करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। बताएं कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई? कितनी? 18,785 कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। इसके ऊपर सीपीएस लगाकर क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा। सेल 20% मार्जिन है जी, 187,85,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन है, तो ये कितना हुआ फिर? 80% मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारी सेल आ गई कितनी? 2348 1250 23481,250। यहां तक ओके हो गया। अगर आपने लेजर पूरे करने हैं पहले तो प्रीपेड का भी लेजर बना ले, प्रीपेड रेंट का, ताकि हमें रेंट एक्सपेंस का भी पता चल जाए। हर कैरिड ऑन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, हर ब्रॉड ऑन जाएगा ओपनिंग फंड फाइंड करने के लिए, और जो फॉर द ईयर चीजें आ रही हैं या वो कैश में जाएंगी या बैंक में जाएंगी या एसपीएल में जाएंगी।
अगला लेजर बनाए, प्रीपेड रेंट का भी बना लेते हैं ताकि हमें वापस ना आना पड़े। अच्छा देखें, आई कैप ने ये अजम्पशन ली है या फिजिकल वाली अजम्पशन ली हुई है स्टॉक के लेजर में? उन्होंने पूरा 25 लाख लिया हुआ है। उसने अगर फिजिकल अजम्पशन ली हो तो आप भी फिजिकल से ले लें ताकि आपकी सेल फिर उसके हिसाब से बराबर आ जाए, ठीक है। अगर उस आई कैप ने फिजिकल की एग्जांपल ली हुई है तो आप यहां पर फिर पूरी अमाउंट लिख दें 25 लाख, 2500,000, ताकि आंसर भी खूबसूरत आ जाए। 18285 और इसके ऊपर सीपीएस लगा दें। आप ये भी करेंगे तो आई कैप गलत नहीं करेगा, दोनों आई कैप एक्सेप्ट करेगा जब साइलेंट सिचुएशन होती है। 2285,625, फिर भी इतना अच्छा तो ना हुआ, मैंने समझा कि 3-4 जीरो इकट्ठी आ जाते। रेंट का लेजर बना ले, रेंट का लेजर बनाकर चेक कर ले रेंट एक्सपेंस कितना है, प्रीपेड रेंट। पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में साथ साथ लेजर बनाकर वैल्यू पुट करते जाना है। हाँ जी, प्रीपेड रेंट ब्रॉडन कितना है 168, कैडन कितना है 175। जाओ जरा वहां पर देखो कैश बुक में, कैश बुक में जाकर देखो सैलरी सैलरी एक्सपेंसेस रेंट के नाम से कोई अमाउंट मिलेगी आपको 4200,000, यूटिलिटी रेंट एंड रेट्स 4200,000 कैश है 4200,000, वहां क्रेडिट साइड पर पड़ा है, इधर डेबिट साइड पर आ जाए। डिफरेंस किधर चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कितना आ गया 4941। अब अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ये चला जाएगा एक्सपेंस के अंदर, ये कैश बुक में आ चुका है, ये ओपनिंग फंड के लिए जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल होगा, और ये करंट एसेट है हमारा। हर लेजर में सारी बातों का आपको सही वाला पता होना चाहिए, और मैं तो ये भी नहीं देखता ये किस साइड पर आएगा, मैं पिक करते हुए कहां से पिक कर रहा हूं, डेबिट साइड से पिक कर रहा हूं तो जो लेजर बना रहा हूं उसकी क्रेडिट साइड पर जाकर लिख देता हूं, ताकि ये हमेशा ऐसा ही होता है कि एक चीज 2 दफा डेबिट नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अब हम क्रेडिटर का हो गया, प्रीपेड रेंट का हो गया, टैक्स शॉप भी हमारी होगी। फ्रॉड अभी डिडक्ट कर लें या पहले थोड़ा काम कर लें? फ्रॉड डिडक्ट करते हैं, कैश बुक बनाते हैं, बनाया जरा कैश बुक और फ्रॉड डिडक्ट करते हैं, कितना फ्रॉड किया है कैश बुक। कैश अकाउंट कहेंगे, कैश बुक तो नहीं कहेंगे। ब्रॉडन कितना है आपके कैश बुक में 300,000, ये है ना। कैश बैलेंस देखना है हमने, कैश इन हैंड, बैंक स्टेटमेंट नहीं देखनी, ऊपर बैंक अकाउंट है, ये है हमारा 300,000। ब्रॉड ऑन 3 लाख और कैरिड ऑन 25,000। हो सकता है हमारा फ्रॉड थोड़ा डिफरेंट निकले, लेकिन फ्रॉड हम भी फाइंड कर लेंगे। कह सकते हैं आप रिसीट एंड पेमेंट भी कह सकते हैं, कैश अकाउंट कह लें, कैश बुक ना कहें। जितना कैश आया डेबिट, जितना कैश गया क्रेडिट, और फिर भी बराबर ना आया तो वो भाई साहब ले गए। आपने ये आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, जरा अपने आप को ऐसे करें ताकि थोड़ा दिमाग ताजा हो। ना इस टाइम पर कोई ऐसा कुछ किया करें, कोई एक्टिविटी जिससे आप ना थोड़े ताजा हो जाए करें। थोड़ी लास्ट क्लास होती है, नो डाउट एनर्जी लो हो जाती है, सुबह के आप आए होते हो, लेकिन कोई ऐसा एक्टिविटी जरूर किया करें जिससे ये 1 घंटा कोई पौना घंटा हमारा अच्छा निकले, वरना वो टाइम वेस्ट वाली फीलिंग आने लग जाती है मुझे, आपका भी और मेरा भी। तो मैं कोशिश तो है कि बस यही वीक है, इसके बाद तो हमें क्लास का टाइम सेट हो जाएगा,
लेकिन ये है कि ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कहां से कैश आ रहा है जरा ढूंढ के लाओ, कहां से कैश आ रहा है। एक चीज को मैंने सर्कल किया, पता चला बैंक से कैश निकलवाया कितना 6120,000। किस नाम से लिखेंगे 6120,000। मुझे कोई बता सकता है सब्सक्रिप्शन से कितना आया था? तो बता सकता है? कोई जाग रहा होगा उसको तो पता होगा। 33 मिलियन आया था, लेकिन 19,800 तो बैंक में आया है। नहीं पता चला ना? आपके पास बैंक में 19,800 बैंक में डायरेक्टली जमा करवाया है, बाकी टोटल 3300 में बाकी किधर जाएगा? वो कैश फॉर्म में आया। 132,00,000,000। यहां तक भी ओके है। कैश गया किधर किधर? एक तो आपने बैंक में कितना डिपॉजिट करवाया ढूंढ बता सकते हो? कैश में कितना 37,848,5 ये बैंक में जमा करवा दिया। सैलरी भी तो पे की है। जो कहता है कि मैंने सैलरी वो पैटी कैश से पे किया, सैलरी कितनी पे की? 2300 और सैलरी एक्सपेंसेस भी पे किए हैं 6,40,000। और देखो कहीं से कैश आ रहा हो या जा रहा, डिस्पोजल किया है, उससे क्या हुआ है? बैंक में देखें कहीं पैसे डिस्पोजल वाले, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट तो बैंक में पैसे जमा करवाएं 7,50,000। सॉरी कहां पड़ा हुआ है? ये तो बैंक में पैसे आए गए हैं। जो बैंक में जमा करवाए वो हमने कैश बुक में लिख दिए, जो बैंक से निकलवाए वो भी लिख दिए, बाकी तो बैंक की अपनी ट्रांजैक्शन है। जो बैंक के अंदर लिखा हुआ है वो तो बैंक से चीजें खरीदी है। जो बैंक में डाटा लिखा हुआ है वो तो बैंक से हुआ ना। और बाकी देखें यहां से हमने सब्सक्रिप्शन जितनी बैंक में थी वो बैंक से निकाल के बाकी हमने लिख दी कैश बुक में। यहां पर उसने कहा ये चीजें पे की, ये भी हमने लिख ली। नीचे उसने कहा है कि जो क्लब हैज अ टक शॉप हैज अर्न 20%, ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप मेड ऑन कैश। ये जो सेल्स आई है ना ये भी कैश से आई, ये भी हम लिखेंगे। उसने खुद कहा है ऑल सेल्स मेड ऑन कैश। सेल्स कितनी सेल फाइंड की थी? 22,85625। और देखते हैं जी कहां से कैश इन आउट हो रहा है। WDV की बात उसने की है, फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, फिर WDV बेचा, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग बस खत्म होगी बात। खरीदा तो वो बैंक में पेमेंट की हुई है। देखो जरा ऑफिस इक्विपमेंट एक्सरसाइज इक्विपमेंट की बात बताई हुई, एक मिनट देख लो फिर भी। ओपनिंग WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 28 मिलियन, एक्सरसाइज इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर। उसने अमाउंट तो बताई नहीं, अमाउंट ऊपर बताई हुई है। फिक्स्ड एसेट जिसकी WDV 800 है वो आपने डिस्पोज कर दिया, वो भी बताया हुआ है। यहां कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्लोज करो तो फ्रॉड आ जाएगा। फ्रॉड डिटेक्ट करना ना चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मतलब 2-4 लेजर बनाते हैं फौरन फ्रॉड मिल जाता है। हाँ जी, डेबिट साइड का टोटल करें और क्रेडिट साइड माइनस कर दें। अगर बराबर आ गया तो नो फ्रॉड, और अगर बराबर नहीं आया तो फ्रॉड है। कितना डिफरेंस है? 1,662,662,755। ये जाएगा किधर फ्रॉड? एसेट में जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा या एक्सपेंस में जाएगा? फ्रॉड हमारा एसेट तो है नहीं और लायबिलिटी भी नहीं है कि कल को हमने फ्रॉडी को फिर पैसे देने हैं, तो ये किधर चला जाएगा?
देखिए जरा आई कैप के फ्रॉड से हमारा फ्रॉड मैच करता है कि नहीं। हो सकता है हमने कोई चीज आगे पीछे छोड़ ना दी हो, कर गया फ्रॉड, हो गया फ्रॉड भी पूरा। अब सवाल हमारा समझो हो गया, अब तो पीछे बाकी बच के आ गया। ओपनिंग फंड फाइंड करवाना है आपने मुझसे। क्या फाइंड करवाना है? ओपनिंग फंड कैसे फाइंड होता है? ऑल ओपनिंग एसेट्स माइनस ऑल ओपनिंग लायबिलिटीज। यहां पर मैं आपको चीजें बताता हूं जहां बंदे भूल जाते हैं। सबसे पहली बात भूलने वाली ये है, ये एक ओपनिंग एसेट मिल गया, एक ओपनिंग लायबिलिटी इधर भी पड़ी हुई है। जो सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस फाइंड किया था वो भी तो ओपनिंग था ना, लायबिलिटी थी। कितनी अमाउंट थी, किसी को याद है? सब्सक्रिप्शन के लेजर में ब्रॉड ऑन बताएं। 106425। अब ओपनिंग फंड फाइंड करने जा रहा हूं, आपने तो लिख कर करना है, पेपर में हर वर्किंग दिखानी है उसको, कैलकुलेटर पे करके नहीं आ जाना। वर्किंग नंबर 1 सारा लिखो, फिर उसकी वैल्यू जाकर पोस्ट करो। इसके नंबर होते हैं प्रॉपर सारे प्रोसीजर के। कैलकुलेटर निकाल लिया, 37000500 माइनस, ये एसेट था ना, माइनस 10642500। डन। फिर हम आ जाते हैं यहां पे, ये ओपनिंग सारे माइनस कर दो, 25 लाख 25000000 प्लस कर दो 168000 प्लस कर दो 2300,000, हो गए सारे प्लस। 3 लाख भी प्लस कर दो, कैरेक्टर माइनस करना था 25 लाख। ओपनिंग WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स 28 मिलियन ऐड कर दो, क्योंकि ओपनिंग तो उसने खुद बता दिया ये है, हो गया। और कोई भी हमें अपना एसेट या लायबिलिटी नजर, तो ये इसको इक्वल करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? ओपनिंग फंड। ओके, और एक बात सुन लीजिए अब, क्योंकि क्वेश्चन मैं खत्म करने लगा हूं। ये हमारी इनकम, इसको WDV के साथ कंपेयर करके क्या फाइंड कर लेंगे? गेन या, और इसका लेजर बन चुका है, ये डन है, इसका भी कुछ नहीं करना, ये हमारी इनकम में चला जाएगा। इंश्योरेंस किधर चला जाएगा? एक्सपेंडिचर। इसका क्या बना? यूटिलिटी किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? नॉन करंट कैश विथड्रॉल। डन, हो चुका है, इसका कुछ नहीं करना, ये हो चुका है। रिपेयर किधर चला जाएगा? ये किधर जाएगा? नॉन करंट एसेट के अंदर। खत्म होगी कहानी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड कर लेना, क्लोजिंग बैलेंस उधर लिख देना, और बाकी सारा। तो आपने जो क्वेश्चन करने हैं, एक तो लास्ट वाला क्वेश्चन करना है, वो सीव्यू क्लब वाला था, और लेयर क्लब वाला, ये तो सारा हमने कर लिया। आपने बस चलो दोबारा फिर सही वाला होना चाहिए कंप्लीट, ठीक है। एक रिपीटेड क्वेश्चन नहीं करना, और एबीसी वाला एक और आधा सवाल उसका दिया हुआ है, आधा जिमनाय लिमिटेड वाला एक सवाल होगा, वो बिल्कुल वही एज इट इज कॉपी पेस्ट है, लेकिन आधा है, ताकि हमारे ना नंबर सवालों के खत्म हो जल्दी जल्दी। सवाल का नंबर बता सकते हो? जिमनी लिमिटेड वाला एक सवाल है, ढूंढो जरा जिमनी लिमिटेड। एग्जांपल नंबर 22, पुरानी बुक का 22 वो सवाल, और नई बुक का 34। पुरानी बुक का 22, नई बुक, ये बड़ा आसान सा सवाल है, ये वही एबीसी वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है।